हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपकी आईटी जेईई एडवांस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अपन ने प्रॉमिस किया था कि 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे। तो 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं आपका एक केस सर लेके आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ शानदार क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस आईटी जेईई एडवांस के हिसाब से काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। और आप जानते हो रेलिवेंट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता कि अपन टफ क्वेश्चन उठा लें और 2-3 पन्ने भर दें। ठीक है, तो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सुपर कंडक्टिंग रिंग्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, द करंट इन वन ऑफ द रिंग्स इज आई नॉट बट देयर इज नो करंट इन अदर रिंग बी। अदर रिंग में करंट नहीं है, एक रिंग में करंट है आई नॉट। The two rings are now slowly brought closer together. Find the current that flows in A when that in B has increased to I1. अच्छा देखना ध्यान से, B में पहले करंट नहीं है लेकिन पास ला रहे हैं तो B में करंट I1 आ चुका है और उस मोमेंट पे करंट किस में पूछा है, A में। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे दोनों क्या है, सुपर कंडक्टिंग रिंग्स। सुपर कंडक्टिंग लूप की एक खास बात होती है कि उसको जब क्रिएट किया गया है, ठीक है, क्रिएट किया, सपोज कितना करंट फ्लो कर रहा था ए में करंट आई नॉट फ्लो कर रहा था, ये रिंग ए। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसके पास में कोई लूप ले आओ, इसके पास में कोई मैग्नेट ले आओ, इसको उठा के कहीं और ले जाओ, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता। सुपर कंडक्टिंग लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता। एक बार जितना फ्लक्स आ गया उतना ही रहेगा, इसको कहीं भी ले जाओ। और बी में क्या बात बोली है उन्होंने, बी काफ़ी दूर हैं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, याद रखना। यहाँ तो मैंने पास बनाए हैं। बी में इनिशियली देयर इज नो करंट, नो करंट, इसमें कोई करंट नहीं है। ठीक है, इसमें करंट आई नॉट है और दोनों दूर हैं काफ़ी, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, स्टार्टिंग में फ्लक्स होगा एल आई नॉट, सेल्फ इंडक्टेंस इज एल इंटू आई नॉट। म्यूचुअल इंडक्टेंस की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लूप्स आर आइसोलेटेड, एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। तो फ्लक्स एल आई नॉट होगा टोटल इनिशियली। इसमें इनिशियली फ्लक्स कितना होगा, 0। इनिशियली फ्लक्स इतना होगा, क्या बाद में भी फ्लक्स इतना ही रहेगा। सुपर कंडक्टिंग लूप्स हैं, अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको। तो सुपर कंडक्टिंग लूप्स हैं तो कॉन्सेप्ट तो ये चलेगा कि फ्लक्स इनमें अनचेंज रहेंगे। तो बाद में जब एक दूसरे के करीब आ चुके होंगे तो मैं अगर लिखूँ फाई ए, देन फाई ए विल बी एल, और इस मोमेंट में मैं करंट इसमें मान लेता हूँ I1। ठीक है, तो करंट हो जाएगा I1 किस मोमेंट पे, इनिशियल नहीं, जब ये पास आ चुके हैं, जब ये दोनों पास आ चुके हैं, ठीक है, तब मैंने करंट इसमें मान लिया है, इसमें I1 करंट हो चुका है और इसमें बढ़ के कितना हो चुका है, अच्छा इसमें I1 बोला है, तो इसमें I1 बोला है, ये B है, ये A दिख रहा होगा, ये तो मैंने ऊपर वाले फिगर के लिए लिखा था A और ये अभी B है। B में करंट हैज़ इंक्रीज टू I1 एंड A में करंट फिर I1 नहीं मानेंगे बच्चों, फिर I2 मान लेते हैं। ठीक है, I1 ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ हो चुका है, तो करंट कितना मान लेते हैं, करंट विल बी I2। ठीक, करंट I2 है। तो मैं फ्लक्स लिखना चाहता हूँ A के थ्रू, तो फ्लक्स लिखूंगा तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से फ्लक्स होगा LI1, सॉरी I1 नहीं, चेंज कर लिया अपन ने, चेंज कर लिया तो यहाँ भी चेंज रिक्वायर्ड होगा, ये हो जाएगा LI2 प्लस, अब ये क्योंकि पास आ चुके हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा इन दोनों के बीच, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं M ले लेता हूँ, MI1। ठीक है, ये फ्लक्स हो जाएगा फाई ए। अब मैं फाई भी लिखता हूँ। अच्छा, फाई ए की वैल्यू कितनी है, फाई ए की वैल्यू सेम रहेगी जो इनिशियल थी, LI0, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं होता। फाई बी 0 होगा पक्का, लेकिन अपन लिखते हैं दोबारा से इसको, फाई बी इसकी वजह से कितना आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आएगा MI2। और अगर मैं बात करूं सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से कितना आएगा, LI1 प्लस MI2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों, 0, क्योंकि भले ही इन दोनों लूप्स को पास ले आओ, इनके थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा। सुपर कंडक्टिंग लूप्स हैं दोनों। तो क्या दो इक्वेशन बन गई यहाँ पर।
बिल्कुल, यहाँ पर आपके सामने दो इक्वेशन है। अगर मैं m की वैल्यू यहाँ से पता करके इसमें रख देता हूँ तो क्या मिलता है, देखो यहाँ से मिल जाएगा Li1 प्लस m की वैल्यू रख लेते हैं। m की वैल्यू आ रही है Li0 माइनस Li2 बाई I1, ये वैल्यू मिल गई हमें m की, यहाँ पे रख दी, इंटू I2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आ रहा है I1 स्क्वायर प्लस I0 I2 और माइनस I2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें एलसीएम ले लिया मैंने I1, और I1 एलसीएम लेते ही यहाँ पर I1 स्क्वायर क्रिएट हो गया। I1 स्क्वायर माइनस I0 I2, एक मिनट सॉरी, प्लस I0 I2 एंड माइनस I2 स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक दिख रही है हमें, ये क्वाड्रेटिक आ चुकी है। एक मिनट, यहीं पे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। यहाँ से I2 स्क्वायर माइनस I0 I2 माइनस I1 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें I2 की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। ठीक है, तो श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे और वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आने वाली है, एक बार मुझे कॉपी करनी पड़ेगी इक्वेशन। तो इक्वेशन है I2 स्क्वायर माइनस I0 I2 माइनस I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर माइनस I0 I2 माइनस I1 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से I2 की वैल्यू आ रही है I2 इज इक्वल टू माइनस I0, सॉरी माइनस I0 नहीं, प्लस I0 बन जाएगी। तो I0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, श्रीधराचार्य मेथड। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC 4I1, ठीक है, माइनस 4AC 4I1 अपॉन 2, ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें नेगेटिव आंसर नहीं दे सकते, करंट है। ठीक है, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। तो I0 प्लस अंडर रूट I0 स्क्वायर प्लस 4I1/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं, आंसर क्योंकि चेक करना चाहिए दोबारा से। तो I0 प्लस अंडर रूट I0 स्क्वायर प्लस 4I1/2, ये रिजल्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिंग रेल्स का रेजिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेड एट वन एंड इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज L, सो दिस डिस्टेंस इज गिवन L। अ कंडक्टिंग मासलेस रॉड, ध्यान देना ये मासलेस रॉड है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज होगा क्वेश्चन में। अ कंडक्टिंग मासलेस रॉड ऑफ रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस इज R, तो ये रेजिस्टेंस मेंशन्ड है यहाँ पर, R है। ठीक है बच्चों, कैन स्लाइड ऑन रेल्स फ्रिक्शनलेसली, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। द रॉड इज टाइड टू अ मासलेस स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ पुली फिक्स्ड टू द edge of the table. A mass m is tied to the other end of the string which hangs vertically. A constant magnetic field B exists perpendicular to the table. मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द टेबल, तो कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर। इनवर्ड ले ली मैंने, आप आउटवर्ड भी ले लेंगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इनवर्ड ले ली है। A constant magnetic field B exists perpendicular to the table. If the system is released from rest, calculate. ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें टर्मिनल वेलोसिटी, एंड सेकेंड पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द मास एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज हाफ द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ ताकि जब आंसर आएगा तो अपन कंफर्म कर लेंगे। आंसर बहुत ज़रूरी है, मैच होना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, तो एक बार मैं इनके आंसर यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। पहले का आंसर है आएगा VT इज इक्वल टू, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं जब तक मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ और आपको टाइम मिल रहा है, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी कुछ ऐसा आएगा, एंड सेकेंड पार्ट का जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू G/2, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G/2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला पार्ट है टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जब एक्सेलरेशन हो चुका होगा 0, एक्सेलरेशन खत्म हो चुका है, एक्सेलरेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो mg फोर्स इसको पावर प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वेलोसिटी vt हो चुकी है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो mg फोर्स पावर प्रोवाइड कर रहा है, अब वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। mg फोर्स जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, वक्त तो कर ही रहा है mg फोर्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, तो वो एनर्जी बच्चों कहाँ जा रही होगी?
थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो एनर्जी जा रही होगी रेजिस्टेंस में, सारी की सारी एनर्जी कहाँ जा रही होगी, रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ पावर ऑफ mg vt, पावर ऑफ वेट इतना पावर प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये सारा का सारा पावर हीट एनर्जी में लॉस हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करा पा रहा है। ठीक है, तो mg इंटू वी टी इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा सीधे सीधे आई स्क्वायर आर, यहाँ पे करंट आई माना है मैंने। आई कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इनवर्ड फील्ड है और ये जो वायर है इधर जा रहा है वीटी से। तो अगर मैं करूँ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किधर डिस्प्लेस होंगे, क्यू वी क्रॉस बी से सोचूं, क्यू वी क्रॉस बी, तो वी तो इधर है, बी अंदर है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर डिस्प्लेस होंगे, मतलब ये हाई पोटेंशियल एंड है, ये लो पोटेंशियल एंड होगा, तो बैटरी कुछ ऐसी बनेगी, ये इंड्यूस ईएमएफ है, समझ में आया, इंड्यूस ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, तो करंट कुछ ऐसा चलेगा, फिर करंट इज आई, करंट कितना है बच्चों, आई, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, आई एल क्रॉस बी, करंट इसमें ऊपर जा रहा है, आई एल क्रॉस बी, तो आई एल के डायरेक्शन, एल क्रॉस बी, एल किधर मानते हैं अपन, जिधर करंट चलता है, तो करंट एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा होगा इस साइड। ठीक है, वो अपन सेकेंड पार्ट में यूज़ करेंगे, अभी तो उसका यूज़ ही नहीं करना, हमने सीधे उससे कर दिया कि पावर जो mg फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो सारा का सारा पावर किस में वेस्ट हो रहा है, हीट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ mg vt, आई की वैल्यू पुट करना, इंड्यूस ईएमएफ बच्चों कितना होगा, vbl, तो यहाँ पे आ जाएगा vtbl, और इंड्यूस ईएमएफ को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड करेगा तो करंट मिलेगा ना, तो करंट मिल जाएगा, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे इंटू आर, आई स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ से वीटी हमें मिल रहा है, वीटी इज इक्वल टू mgr, यहीं से देख लो आपको दिखाई दे रहा है, एक वीटी कैंसिल हो जाएगा, एक वीटी कैंसिल हो जाएगा, एक वीटी बचेगा। ठीक है, एक वीटी यहाँ पे बचेगा, ये वीटी है, तो फाइनली वीटी आपको मिलेगा mgr, एक आर यहाँ पे बचेगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ आर है, तो mgr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये मिलेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वीटी का आंसर आ गया। इसके बाद हमें पूछा गया जब वीटी के कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी हाफ होगी तो इसका कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालना है। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है कुछ, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है और ये मासलेस है, ये ध्यान रखना, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये पुली है, ये मास है। जब इसकी वेलोसिटी vt/2 है उस समय इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, वी हैव टू फाइंड दैट, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो टेंशन टी एंड टी। ठीक है, तो मैंने लिखा mg माइनस टी इज इक्वल टू, सिंपल, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक है, ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख दिया फॉर ब्लॉक। अब अगर मैं इसको देखूँ, ये जो स्लाइडर है यहाँ पर, ये स्लाइडर जो है इसमें करंट फ्लो कर रहा था, करंट जो आई है वो अभी बदल चुका होगा क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ बदलेगा क्योंकि वेलोसिटी बदली है। तो इंड्यूस ईएमएफ अभी कितना आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा vt/2 इंटू bl, vbl फॉर्मूला याद होगा, तो वही लिखा है vbl, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, तो करंट कितना होगा इस मोमेंट पे, इंड्यूस करंट vtbl/2, आर से डिवाइड करो करंट मिल जाएगा, रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, अब करंट तो इस तरह फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में बनाया है, फील्ड किधर थी, इनवर्ड, तो आई एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स उल्टा आएगा, इस साइड आएगा, चमका या नहीं चमका भाई, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो इधर मैग्नेटिक फोर्स आएगा आई एल क्रॉस बी से। तो इस स्लाइडर के लिए आप इक्वेशन जब लिखोगे, स्लाइडर के लिए ये है स्लाइडर, तो T इक्वल टू एफ एम लिखना पड़ेगा। क्यों बच्चों T इक्वल टू एफ एम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये मासलेस है, नेट फोर्स जीरो होगा, क्लियर है। तो मैंने बोला था मासलेस का यूज़ करेंगे, तो T इक्वल टू एफ एम है, मीन्स मैं यहाँ पर T की वैल्यू पुट करूँ तो एफ एम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम वन mg माइनस एफ एम इज इक्वल टू ma, एफ एम इज मैग्नेटिक फोर्स, mg माइनस एफ एम इज इक्वल टू ma, mg माइनस एफ एम की वैल्यू रखेंगे, एफ एम होता है BIL, IL क्रॉस बी विच इज इक्वल टू BIL, लेंथ L है इसकी, ठीक है, मेंशन था लेंथ L है पीछे फिगर में, BIL
इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ से एक्सलेशन मालूम करेंगे, एम जी माइनस बी एल आई की वैल्यू पुट करेंगे, आई होगा वी टी बी एल बाई 2R। ठीक है, तो बी आई एल लिख लिया, आई की वैल्यू पुट कर दी अपन ने प्रॉपरली, इक्वल टू क्या लिख दिया, एम ए। ठीक है, अब यहाँ से एम जी माइनस, थोड़ा सा मेहनत और है अभी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बन गया ये, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2R, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2R। वी टी की वैल्यू पुट करेंगे, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी, पीछे जाना पड़ेगा, वी टी इज इक्वल टू मिला था एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से m कैंसिल हो रहा है, पूरा m कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर गेटिंग कैंसिल्ड आउट, r से r भी क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बच रहा है g माइनस जी बाई टू, जी माइनस जी बाई टू। चेक कर ले, सब कुछ कैंसिल हो चुका है, हाँ, g माइनस जी बाई टू इज इक्वल टू ए। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g बाई टू। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे जो अपन ने यूज़ किए। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्किट दे रहा है और सर्किट में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों, और एल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ एक करंट सोर्स दिखाई दे रहा है जिसका कांस्टेंट करंट है आई जी। अब यहाँ पे बैटरी नहीं है, करंट सोर्स दे रखा है, बैटरी वोल्टेज सोर्स होती है, तो करंट सोर्स दे रखा है, करंट इज कांस्टेंट आई जी, डिटरमाइन द करंट थ्रू इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू जीरो। तो स्विच को टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज किया है। अच्छा, इसका बोला है करंट कांस्टेंट है, तो ये तो बदलने वाला है नहीं। ठीक है, तो किसी टाइम पे मैं मान लेता हूँ एट एनी टाइम टी, इसमें करंट I1 इसमें I2 है, ऑलरेडी फिगर में बना भी हुआ है। ठीक है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ KCL से, किरचॉफ करंट लॉ से, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू IG। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक प्यारा क्वेश्चन है। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या लिख लिया, IG। अब आदत अपनी पड़ी रहती है किसकी, वोल्टेज सोर्स की, EMF लगा हो यहाँ पर, बैटरी लगी हो, बट यहाँ पे करंट सोर्स कर दिया। ठीक, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू IG, और साथ में मैं यहाँ पर अगर ड्रॉप लिखूँ, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B, तो ये A है तो ये भी A होगा, ये B पॉइंट है तो इसको भी B बोल सकते हैं, B बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकली सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ VAB कैन बी रिटन एज माइनस I1 इंटू आर, ड्रॉप होगा करंट के डायरेक्शन में, और यहाँ भी क्रॉस इंडक्टर भी आपको लिखना आता है, करंट के डायरेक्शन में आप लिखते हो पोटेंशियल डिफरेंस एज माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो करंट कितना है यहाँ पे, di2 बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ए बी के अक्रॉस ड्रॉप इक्वल कर दिया। फाइन, आगे चलते हैं। यहाँ पर I1 की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दो, माइनस साइन कैंसिल कर दो, पहले I1 की वैल्यू पुट कर दे, तो ये बन गया IG माइनस I2 इंटू आर। ठीक है, इट इज इक्वल टू L di2 बाई डी टी। ठीक है, अब इस यहाँ से क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा R बाई एल डी टी इज इक्वल टू di2 अपॉन IG माइनस I2। अब आपको पता लग रहा होगा, इजी सा इंटीग्रेशन है ये, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें, 0 से टाइम t हो गया, और करंट यहाँ पे ध्यान देना, इनिशियल करंट कितना होगा इस इंडक्टर में, इनिशियल करंट 0 होगा, क्योंकि शुरू में स्विच खुला हुआ था, तो एकदम से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा इंडक्टर में, बिकॉज इंडक्टर के थ्रू फ्लक्स सेम रहने की कोशिश करता है, तो इनिशियली धीमे धीमे इंक्रीज होगा, एकदम से इंक्रीज नहीं होगा, तो इनिशियली सारा करंट इसमें जाएगा। ठीक है, तो इसमें करंट इनिशियली 0 होगा, तो अपन इंटीग्रेशन के लिमिट लिखेंगे 0 से I2, अब इंटीग्रेट करेंगे रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा R बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग IG माइनस I2, लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या चलेगी, लिमिट चलेगी 0 से I2। ठीक है, इस माइनस को इधर भेज देंगे, लॉग हटा देंगे, तो ये बन जाएगा IG माइनस I2 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस RT बाई एल। ध्यान से देखते चलो, ये माइनस उधर शिफ्ट करके लॉग हटा दिए मैंने, तो IG माइनस I2 इज इक्वल टू
अच्छा यहाँ पे लिमिट तो लगानी थी, अभी लिमिट लगाना रह गया है। लिमिट लगाने के बाद अपन लॉग हटाते हैं, ठीक है। तो लिमिट अगर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं यहाँ पर 0 से I2, तो ये बन जाएगा RT/L माइनस RT/L। इट इज़ इक्वल टू बच्चों ln IG माइनस I2 अपॉन I2 की वैल्यू बाद में 0 भरनी है, इनिशियली I2 भरनी है, अपर लिमिट I2 भरनी, लोअर लिमिट 0, तो अपॉन IG आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब मैं लॉग हटाता हूँ यहाँ से, लॉग हटाएंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो यार, e की पावर माइनस RT/L इट इज़ इक्वल टू IG माइनस I2 अपॉन IG। तो ऐसे I2 कितना आ रहा है, I2 आ रहा है I2 आ रहा है IG माइनस IG इंटू ई टू द पावर माइनस RT/L। तो ये आ रहा है IG कॉमन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT/L। अच्छा आंसर आ चुका है। एक ऑब्जर्वेशन देखो, क्या वो ऑब्जर्वेशन अपने जो कॉन्सेप्ट है उससे मैच हो रहा है। रिजल्ट तो ले आए, कंफर्म भी कर सकते हैं रिजल्ट सही है गलत है। कैसे, यहाँ पे अगर आप t को इन्फाइनाइट भरेंगे तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा और I2 IG हो जाएगा। मतलब बहुत समय बाद सारा करंट इससे फ्लो होगा, इससे नहीं फ्लो होगा। तो आपने पढ़ा है काफ़ी टाइम बाद ये प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे परफेक्ट कंडक्टर है ऐसा बिहेव करेगा। इनिशियली ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद ये शॉर्ट सर्किट की तरह या परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो ये कंडक्टिंग हो जाएगा, तो इससे करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा इससे जाना चाहिए, जो कि अपने रिलेशन से आ रहा है। टी को इन्फाइनाइट भर, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 हो जाएगी, तो I2 इक्वल टू IG। और ये आप पढ़ते भी हो कि स्टेडी स्टेट में या काफ़ी टाइम बाद ये जो इंडक्टर है ये क्लोज स्विच हो जाता है, ठीक है, क्लोज स्विच, तो सारा करंट इसी से पास हो जाएगा, रेजिस्टेंस वाले पाथ से नहीं जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको न्यू लग सकता है ना। देखें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सिंगल लूप सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ EMF E and resistance R and a coil of inductance L connected in series. The circuit is in steady state and at t equal to 0 suddenly the coil inductance is increased by n types. Means L की जगह कितना हो चुका होगा coil inductance, NL हो चुका है, by insertion of an iron rod in it। ये आयरन रॉड बनी, इसके अंदर इंसर्ट कर दी, तो NL हो गया, ठीक है। फाइंड द करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो t इक्वल टू 0 पे इस रॉड को इंसर्ट किया, इसका इंडक्टेंस बढ़ गया है, NL हो चुका है, ठीक। अच्छा इसके पहले दिया हुआ है कि यहाँ स्टेडी स्टेट था, काफ़ी टाइम से ये कनेक्टेड था कॉयल और स्टेडी स्टेट था, फिर ये डिस्टर्बेंस किया, इसको ला के इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक। स्टेडी स्टेट था तो इंसर्शन से पहले देख क्या रहा होगा, करंट कितना रहा होगा, I0 अगर लिखें तो I0 रहा होगा पहले I0 E/R, क्योंकि ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है तो करंट ऐसे पास ऑन हो जाएगा, तो EMF E है, रेजिस्टेंस R है, तो E/R बिफोर इंसर्शन ऑफ रॉड, ठीक है। आफ्टर इंसर्शन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे इंसर्शन कर दिया रॉड का, तो आफ्टर इंसर्शन क्या हो जाएगा, इसके थ्रू फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है, L के थ्रू फ्लक्स अचानक से चेंज, सडनली चेंज नहीं होता है, स्लोली चेंज होगा। तो सडनली चेंज नहीं होगा, लेंज लॉ से अपोज करेगा ना चेंज का ये, तो सडनली चेंज नहीं होगा, मतलब आफ्टर इंसर्शन फ्लक्स सेम ही रहेगा। तो पहले फ्लक्स कितना था, L इंटू I0, करंट I0 है, I0 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, L इंटू I0। बाद में भी फ्लक्स सेम होगा तो हम लिख सकते हैं इंडक्टेंस तो NL हो गया, करंट मान लिया हमने I1 हो चुका है, कितना हो चुका है, I1। तो जैसे ही हमने इंडक्टेंस बढ़ाया तुरंत से करंट चेंज हो जाएगा यहाँ पर, फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है कि इंडक्टेंस के थ्रू करंट सेम रहना चाहिए, इंडक्टर के थ्रू करंट सेम रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये नहीं हो। इंडक्टर के थ्रू अचानक से फ्लक्स चेंज नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स याद करते हैं अचानक से करंट चेंज नहीं होता, अचानक से करंट चेंज नहीं होता, वो गलत कॉन्सेप्ट है। गवर्निंग कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि अचानक से फ्लक्स चेंज नहीं होता, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे करंट को बदलना पड़ेगा। करंट हो जाएगा यहाँ से I0/N, I0/N हो जाएगा, ठीक है। तो करंट विल चेंज। तो जैसे ही यहाँ पे NL हो चुका है, रॉड इंसर्ट हो चुकी है,
तो यहाँ पे करंट अब सर्किट में इनिशियल बदल चुका है, इट इज़ I1 नॉट I नॉट, इट इज़ I1। t इक्वल टू 0 पे अचानक से करंट की वैल्यू चेंज हो चुकी है बच्चों, समझ में आई बात। इसीलिए मैंने बोला था ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, जो गलत कॉन्सेप्ट आपने बना रखे हैं सुधर भी जाएंगे, ठीक है। तो फ्लक्स हमने सेम कर दिया, वहाँ से करंट अच्छा सडनली चेंज हो गया, ठीक है, करंट चेंज हो गया है, करंट हो चुका है I1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर किसी मोमेंट पे करंट I मान लूँगा और किरचॉफ लॉ लिखूँगा। आगे जैसे जनरल प्रोसीडिंग्स होती हैं वैसे ही करने वाले हैं अपन, LR सर्किट है सिंपल। तो एक किसी मोमेंट पे करंट I मान लूँगा, किसी मोमेंट पे करंट हमने I मान लिया और किरचॉफ लॉ लगाइए पूरे लूप में। तो E वी आर गोइंग फ्रॉम A B C D A, तो मैंने किरचॉफ करंट लॉ लगाया, पाथ फॉलो किया ABCDA। तो A से B जाएंगे तो प्लस E आएगा, फिर इधर आएगा माइनस NL/dI/dt, याद रखना NL हो चुका है इंडक्टेंस, तो L/dI/dt की जगह मैं लिखूंगा NL/dI/dt। एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो बस इस किरचॉफ लॉ से आगे बढ़ना है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं आगे, ठीक है। E माइनस NL/dI/dt, मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ अभी, माइनस आई आर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करता हूँ, E माइनस आई आर, अब काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, अब कुछ खास नहीं है, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होना था अप्लाई हो चुका है, ठीक है। E माइनस आई आर इज इक्वल टू NL/dI/dt, और यहाँ से मैं सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करने वाला हूँ, 1/NL इंटू dt इज इक्वल टू DI अपॉन E माइनस आई आर। बस आगे बढ़ना, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो करंट कितना इनिशियल, इंडक्टर में करंट कितना है, आई की वैल्यू कितनी इनिशियल, I1 से I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है ना, तो आ जाएगा। इनिशियल करंट बस 0 नहीं है, कितना था I1, I नॉट भी नहीं है, I नॉट बदल चुका था किसमें, I1 में। तो I1 से I, 0 से T, तो ये आ जाएगा T/NR, T/NR। एक बार ध्यान कर लें, कुछ छूटा तो नहीं है अपना, T/NR नहीं है, सॉरी, ये है T/NL, दिख रहा है ऊपर से, T/NL है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे बच्चों T/NL, ठीक है। इधर dt चला गया, अच्छा dt चला गया तो इंटीग्रेशन में जाएगा ना, वो इंटीग्रेशन के बाद लिखेंगे, अभी तो 1/NL लिखो, तो ये हो जाएगा 1/NL, सिंपल 1/NL, और dt इधर से जाएगा, ठीक है। और ये इधर आ गया DI/E माइनस आई आर, इंटीग्रेट कर लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा T/NL इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 1/R लॉग E माइनस आई आर। लिमिट लगा देंगे इसमें, लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, I1 से लेके I तक, बस इंटीग्रेट करो, रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो ये आ जाएगा RT/NL इज इक्वल टू लॉग E माइनस आई आर, तो E माइनस आई आर अपॉन E माइनस I1R, E माइनस I1R, ठीक है। बढ़ते चलते हैं आगे, तो ये लॉग हटा लोगे तो ये बन जाएगा E माइनस आई आर अपॉन E माइनस I1R इज इक्वल टू E टू दी पावर माइनस RT/NL, ठीक है, RT/NL। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना है अपने को, क्या निकालना, I, तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू E माइनस I1R। अच्छा I1 की वैल्यू पुट कर दें, I1 की वैल्यू देखने के लिए पीछे चलते हैं। I1 इज इक्वल टू I0/N, और I0 कितना था, E/R, तो यहाँ से I1 की वैल्यू सॉल्व कर लें, तो ये आ रही है E/RN, ठीक है, E/RN पुट कर देते हैं यहाँ पर, E/RN, तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू E माइनस I1 की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, एक मिनट चेक कर लो भाई, E/RN। तो नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं, इसको यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दें, तो ये कितना आने वाला है बताना ज़रा, यहाँ से E माइनस आई आर, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में भेजोगे तो E माइनस I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, I1 अभी हमने देखा वहाँ पे E/NR, ठीक है, E/NR इंटू R, और ब्रैकेट E टू द पावर माइनस RT/NL, ठीक है। यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू
आई आर की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। आई आर की वैल्यू आ रही है ई बाई एन इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एन एल। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया मैंने। इसके बाद यहाँ से आई की वैल्यू आ रही है, आई की वैल्यू ई कॉमन ले लो, इस पूरे में से ई कॉमन आ रहा है तो ई कॉमन अपॉन आर और ब्रैकेट बना लेते हैं 1 माइनस 1 बाई एन ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एन एल। तो ये आंसर आ चुका है, ये है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एक बार इस आंसर को मैच कर लेते हैं, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं गई। तो आंसर आपको मिला है यहाँ पर ई बाई आर 1 माइनस वन बाई एन ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एन एल, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। इसमें आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि इंडक्टर के थ्रू फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होता है, सडनली चेंज नहीं होता, ना कि करंट कई कंडीशन में ये भी निकल के आएगी कि करंट सडनली चेंज नहीं होता, बट करंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होता है। तो फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होगा तो करंट यहाँ पे देख सडनली चेंज होगा, सडनली चेंज हुआ है, t इक्वल टू 0 पे करंट बदल गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएचएम से रिलेट किया है मैंने, ईएमआई चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है उसमें एसएचएम को इंक्लूड किया है। ठीक है, क्वेश्चन है फिगर शोज अ कैपेसिटर सी कनेक्टेड टू टू स्ट्रेट स्मूथ वायर EF एंड GH। EF ये पूरा एक वायर है EF और ये है GH। ठीक है, a rod PQ of mass m and length L, एक्चुअल में 1 नहीं है L है, length L is placed on wires which is connected to one end of a spring of force constant K of which other end is fixed। स्प्रिंग का अदर एंड क्या है, फिक्स है। ठीक है, होल सेटअप इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ रॉड। तो स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ रॉड के टाइम पीरियड निकालने हैं। तो इसको एक्स खिसका के इधर डिस्प्लेस कर दिया है, ये इनवर्ड फील्ड दिखा रखी है, एक्स मैंने लिखा है, इसको एक्स खिसका के एक्स डिस्प्लेस करके रिलीज कर देंगे। ठीक है, रिलीज कर देंगे तो कौन कौन सा फोर्स आएगा ध्यान से देखना। सपोज रेदर ये बोलूँ तो बेटर होगा, खिसकाया तो ऐसा होगा एक्स से ज़्यादा खिसकाया होगा, तो मैं किसी मोमेंट पे बोल रहा हूँ जब ये मूव कर रही है तो इसकी मीन पोजीशन से दूरी कितनी आई, मीन पोजीशन से दूरी एक्स पर कौन कौन से फोर्स होंगे बताना। मीन पोजीशन वहाँ होगी जहाँ पे इस पर नेट फोर्स क्या होगा 0, वहाँ मीन पोजीशन होगी। तो मीन पोजीशन से अगर ये एक्स डिस्प्लेस्ड है तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा kx, तो स्प्रिंग फोर्स kx, और इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूँ मीन की तरफ जा रही होगी ये, वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन, नहीं एसएचएम में अलग भी होती है, सॉरी एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन, लेकिन वेलोसिटी तो दूर भी जा सकती, बट मैंने इसको खींच के छोड़ा है तो इस तरह ये जा रही है, ऐसे इस तरह जा रही है, तो मैंने इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी ली है बच्चों v। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा होगा क्योंकि स्प्रिंग कितनी कंप्रेस्ड है x, तो kx। ठीक है, और साथ में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा होगा तो करंट दौड़ रहा होगा, तो इस स्लाइडर पे फोर्स आएगा BIL मैग्नेटिक फोर्स, जिसका वेक्टर फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B, मैग्नीट्यूड BIL के बराबर आएगा, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो एक मिनट देखते हैं कि जब यहाँ इंड्यूस बैटरी बनेगी तो कैसे उसकी पोलैरिटी दिखाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज माने अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो QV क्रॉस B लगा, V इधर है B नीचे, V इधर है B नीचे, QV क्रॉस B, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो ये हाई पोटेंशियल एंड हो जाएगा और ये लो पोटेंशियल। तो आप अगर इंड्यूस ईएमएफ दिखाओगे इंड्यूस ईएमएफ तो कुछ इंड्यूस ईएमएफ ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, तो ई इंड्यूस है ये, ई इंड्यूस। अच्छा, ई इंड्यूस की वजह से फिर करंट ऐसे चलेगा जैसे इसमें शो कर रखा है, देखो एरो बनी हुई है, करंट ऐसे चलेगा तो IL क्रॉस B, L नीचे हो जाएगा L क्रॉस B, तो फोर्स इधर आ रहा है L क्रॉस B, देखना L नीचे करंट के डायरेक्शन में, B की तरफ मोड़ फिंगर, राइट हैंड थंब रूल लगा, तो इधर आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स FM। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना आ रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है kx माइनस FM। ठीक है, kx माइनस FM इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप ma, तो यहाँ से ma इज इक्वल टू FM निकालना पड़ेगा अभी, kx माइनस FM, FM होगा BIL,
BIL। अब I की वैल्यू बतानी पड़ेगी। I की वैल्यू होगी EMF इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, EMF इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्ड लिखा है क्या, कहीं मेंशन्ड होगा तो देख लेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं भाई, क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, रेजिस्टेंस मेंशन नहीं कहीं पे, तो रेजिस्टेंस तो नहीं है। अब रेजिस्टेंस नहीं है तो आप बोलोगे यहाँ पे चार्ज Q, हमें I निकालना है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में I निकालना है, तो Q लिखो। Q इज इक्वल टू क्या, CV होगा, CV, और V कितना है यहाँ पे, E इंड्यूस, तो मैं लिखूंगा CE इंड्यूस। Q इक्वल टू CV फॉर्मूला सबने पढ़ा है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू E इंड्यूस, E इंड्यूस हो जाएगा VB इंटू L, VBL इंड्यूस EMF। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो करंट आ जाएगा DQ बाई DT इज इक्वल टू आ जाएगा CBL, ये सब तो कांस्टेंट है, C कैपेसिटेंस कांस्टेंट, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, L लेंथ कांस्टेंट। तो DV बाई DT क्या एक्सेलरेशन ए नहीं होगा, एक्सेलरेशन ए ऑफ द स्लाइडर, ठीक है। तो DQ बाई DT विच इज करंट, दिस इज करंट, इट इज इक्वल टू CBLA, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो MA इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 से आगे प्रोसीड कर रहे हैं, माइनस CBLA इंटू B इंटू L, तो B स्क्वायर L स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू सबसे पहले पुट की CBLA, फिर उसमें BL से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। यहाँ से A सॉल्व करना पड़ेगा, तो A कॉमन ले लेते हैं और आने वाला है M प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू KX। तो यहाँ से A आने वाला है K बाई M प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर इंटू X, ये मिल गया। क्या ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप मिल चुका है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये ओमेगा स्क्वायर मिल गया बच्चों। तो यहाँ से ओमेगा आपको मिल चुका, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है क्या, तो टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड ध्यान से देखना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई अंडर रूट एम प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन के, ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ चुका है, बस एक बार कंफर्म कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं पर, तो मैच कर लेते हैं रिजल्ट को। तो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट सही है, यही रिजल्ट मेंशन्ड है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा इतना मिला है, इसको बाई ओमेगा लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो बच्चों ये थे 5 क्वेश्चंस, इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, आगे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और फिर अपन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।